हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे BHU बीकॉम एंट्रेंस 2015 के पेपर से अकाउंटेंसी के सेक्शन को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डबल एंट्री सिस्टम वाज इंट्रोड्यूसिंग। ये डबल एंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस किसने किया था और कहाँ हुआ था। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने इस क्वेश्चन को आपसे पहले भी डिस्कस किया हुआ है और उसकी वीडियो आपकी सर अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट पे है, वहाँ से प्लीज़ देखिएगा। ठीक है, तो जो सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस कहाँ हुआ। वो इंट्रोड्यूस हुआ इन द सिटी इटली, वेनिस इटली, इन द ईयर 1494। ईयर याद रखिएगा, इन द ईयर 1494। ठीक है, सिटी इटली। ठीक है, वहाँ के एक फादर थे, उनका नाम था ल्यूकस पासोली। उन्होंने क्या किया, उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम को ईजाद किया। उसको एक बुक में लिखा, उस बुक का नाम क्या था, सुमा डे अर्थमेटिक प्रोपोर्शनलिटी प्रोपोर्शनलिटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द पॉलिसी ऑफ एंटिसिपेट नो प्रॉफिट। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेज अराइजेस ड्यू टू कन्वेंशन ऑफ। अब आपको याद आ गया सर, ये क्वेश्चन हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल से बना है। और अगर आप याद कीजिए तो हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को सर 3 पार्ट में क्लासीफाई किया था, बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस, अदर अकाउंटिंग एजम्पशन एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो हमसे पूछ रहे अकाउंटिंग कन्वेंशन, तो हमारे 3 अकाउंटिंग कन्वेंशन थे, अगर आपको याद होगा, है ना। पहला अकाउंटिंग कन्वेंशन सर कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर एंड कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। तो ये हमारा क्या बोल रहा है, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, मतलब फ्यूचर प्रॉफिट को हमको क्या करना, कंसिडर नहीं करना है, जबकि फ्यूचर लॉसेस को हमको कंसिडर करना है। ये प्रूडेंस का प्रिंसिपल है और ये कौन बोलता है हमको, कंजर्वेटिव बताता है। हाँ, तो आपको याद आएगा, मैंने इसकी वीडियो आपको पहले बना के शेयर की हुई है, प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाके अकाउंट्स वाली आप देखिएगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की मैंने वीडियो बनाई है कि हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया, सब बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस, अदर अकाउंटिंग एजम्पशंस एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है। सी द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एक चीज़ आप दिमाग में बैठा लो, कैपिटल एक्सपेंडिचर को आइडेंटिफाई करने का तरीका सबसे आसान। ठीक है, एक्सपेंडिचर, यू नो दैट एक्सपेंडिचर कैन बी कैटेगराइज एज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो वो सारे आइटम ध्यान से समझना, जनरली वो सारे आइटम जो हमारे ट्रेडिंग पीएल के डेबिट साइड पर अपीयर होंगे, वो सारे हमारे क्या होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे। और वो सारे आइटम जो हमारे बैलेंस शीट के असेट साइड पर आएंगे, वो क्या होंगे, वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। आपको हमेशा इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कैसे डिफाइन करते हैं, अगर जानना चाहते हो तो क्या होता है, वो सारे एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमको क्या होता है, लंबे समय तक मिलता है। ठीक है, जिनका बेनिफिट बिजनेस को लंबे समय तक मिलता है, वो सारे एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक है, इनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, अमाउंट इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ फिक्स एसेट। तो अब ध्यान से ऑप्शन देखो सर, कॉस्ट ऑफ एनुअल एडवर्टीजमेंट। ये जो एनुअल एडवर्टीजमेंट ना, हम इसको डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं। और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होती है सर, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच की चीज़। मतलब कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर भी होते हैं, खर्च होते हैं सर, जिसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा मिलता है, लेकिन सर 2-3 साल के अंदर वो ख़त्म भी हो जाता है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को क्या कहते हैं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। दिस तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर डिफर्ड का है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल बिल्कुल भी नहीं है। हमारा सेकंड ऑप्शन देखो, परचेज ऑफ अ डिलीवरी वैन। अगर आपने डिलीवरी वैन को परचेज किया तो दिस इज नोन एज परचेज ऑफ असेट, एंड सिंस इट इज द परचेज ऑफ असेट विल अपीयर ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, इसलिए हमारा ये क्या हो गया, हमारी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल हो गया। होपफुली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है, सब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। आपको पता है रॉ मटेरियल कहाँ आएगा, ट्रेडिंग पीएल में आएगा, क्योंकि ये ट्रेडिंग पीएल में आएगा, इसलिए हमारा क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल हो गया। एंड परचेज ऑफ मशीन नहीं बोला, क्या बोला, मशीन ऑयल। अगर मशीन के लिए ऑयल परचेज कर रहे हो, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ऑयल, तो अगर आप मशीन के लिए ऑयल परचेज कर रहे हो तो ये भी क्या है, ये वहाँ पीएल के डेबिट साइड पे आएगा, इसलिए हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया जाएगा। होपफुली क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ सी द क्वेश्चन 3, सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय। हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कौन करता है। तो याद करो, अभी आपने कुछ दिन पहले ही क्लास 11 में अकाउंट्स का पहला चैप्टर पढ़ा था, एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आपने वहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया था। ठीक है, और आपको पता है ये कौन प्रिपेयर करता है सर, ऐसे इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशन जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना नहीं होता है। तो ऑप्शन देखो ध्यान से, पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, इसलिए पार्टनरशिप फर्म जो हमारी है सर, ये क्या होगी, ये हमारे इनकम एक्सपेंडिचर को बनाएंगी नहीं। बैंक, इसका भी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, इसलिए ये इनकम एक्सपेंडिचर नहीं बनाएंगे। ट्रेडिंग कंसर्न, मतलब वो कंसर्न जो क्या करते, गुड्स को परचेज करते सोल्ड करने के लिए, ये भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगी नहीं। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, ऐसी कंसर्न जिनका ऑब्जेक्टिव सर प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, यहाँ ये कंसर्न ऐसी होती है जो गुड्स को खरीदती या बेचती नहीं है,
तो इस तरह के कंसर्न का ऑब्जेक्टिव क्योंकि प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, इसलिए क्या करती हैं, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बनाती हैं अपने बिजनेस अपने ऑर्गेनाइजेशन के सरप्लस को या डिफिसिट को जानने के लिए। होपफुली दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, दैट इज द फिफ्थ क्वेश्चन। हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अकाउंटिंग इक्वेशन, इनमें से कौन सा अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो आपने जो अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा ना, बेसिक हो गया हमारा असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, तो उसमें से कोई भी अकाउंटिंग इक्वेशन इस पर दिया हुआ नहीं दिख रहा हमको, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि सर कौन सा ऑप्शन सबसे सुटेबल बैठता है। देखो पहला कैपिटल इज इक्वल टू असेट प्लस लायबिलिटीज बोल दिया, असेट प्लस लायबिलिटीज तो नहीं होगा, ठीक है। ये अगर होता दैट कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू असेट तो हम मान सकते हैं कि सही था, ये गलत हो गया। दूसरा सर कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटीज, अब बोल रहा दूसरा ऑप्शन हमारा क्या, कैपिटल जो है वो क्या है, असेट माइनस लायबिलिटीज है, ठीक है। अगर असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होगा तो कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटीज हो सकता है, ये ऑप्शन सही लग रहा है। थर्ड ऑप्शन देखो असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज माइनस कैपिटल, ये ऑप्शन में गलत है। और फोर्थ ऑप्शन देखो लायबिलिटीज इक्वल टू असेट माइनस कैपिटल, लायबिलिटीज इक्वल टू क्या हो गया, असेट माइनस कैपिटल। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है, ठीक है, वो और जो आपका, तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें सेकंड ऑप्शन भी हमारा सही लग रहा है और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है ये भी क्या लग रहा है, हमें सही लग रहा है, ठीक है। याद रखिएगा हमारा सेकंड ऑप्शन हमारा फोर्थ ऑप्शन दोनों सही लग रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लेजर इज टू असर्टेन, जो लेजर हम प्रिपेयर करते हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो याद रखना सर टोटल सेल्स ये बिल्कुल भी नहीं है। टोटल सेल्स कहाँ से पता चलती है हमको सेल्स अकाउंट को देख के पता चलती है। टोटल परचेज कहाँ से पता चलती है हमको सब परचेज अकाउंट से पता चलती है टोटल परचेज, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस ये हमको कहाँ से पता चलता है, ये हमको पता चलता है ट्रेडिंग पीरियड से। तो ये तीनों हमारे ऑप्शन सही नहीं, तो बचा हमारे क्या, नेट इफेक्ट ऑफ ऑल द सिमिलर नेचर ट्रांजेक्शन। तो आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, अगर बाकी दिए तीन ऑप्शन गलत हैं तो पक्की बात है चौथा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो आप इसको समझिएगा, लेजर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लेजर, इट इज टू असर्टेन द नेट इफेक्ट ऑफ ऑल द सिमिलर नेचर ट्रांजेक्शन। एक जैसे ट्रांजेक्शन का टोटल इफेक्ट क्या पड़ रहा वो जान पाना किसका ऑब्जेक्टिव है, सब वो हमारे लेजर का ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे आप देखो कैश का लेजर मैंने बनाया तो ये हमको क्या बताता है कि एक स्पेसिफिक पीरियड के एंड तक हमारे पास कितना कैश का बैलेंस बचा हुआ है। अगर मैं परचेज का लेजर बनाया तो हमको ये बताता है कि एक स्पेसिफिक पीरियड के एंड तक हमने टोटल कितने गुड्स परचेज किया। सेल्स का लेजर को बताता है कि एक स्पेसिफिक पीरियड के एंड तक हमने कितने की टोटल सेल्स की। वेजेस के लेजर क्या बताता है, हमको बताता है कि हमने एक स्पेसिफिक पीरियड के एंड तक कितने के टोटल वेजेस का पेमेंट किया, ठीक है। तो लेजर क्या बताता है, द नेट इफेक्ट ऑफ ऑल द सिमिलर नेचर ट्रांजेक्शन, एक जैसे ट्रांजेक्शन का टोटल इफेक्ट क्या पड़ लो हमको कौन बताता है, लेजर इफेक्ट, लेजर बताता है, ठीक है। नाउ विल कम द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट सर, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, if a trial balance does not agree then accountant open। अगर ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होता तो एक छोटा सा डिस्कशन हम आपसे ट्रायल बैलेंस करेंगे। दैट ट्रायल बैलेंस इज एन स्टेटमेंट विच इज़ प्रिपेयर टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हम बनाते हैं ताकि हम लेजर तक के अर्थमेटिक एक्यूरेसी को चेक कर पाएँ। जो हमने लेजर अकाउंट को बैलेंस किया है, ठीक है, वहाँ तक कि हम क्या कर पाएँ, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक कर पाएँ। इससे क्या बनाते हैं, हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो अगर किसी केस में हमारा ट्रायल बैलेंस सर टैली नहीं करता तो अकाउंटेंट क्या करता है, ट्रायल बैलेंस को इमीडिएट टैली कराने के लिए ताकि उसको फाइनल अकाउंट को बनाने में देरी ना हो, वो क्या करता है, वो डिफरेंस अमाउंट से सस्पेंस अकाउंट को ओपन कर देता है ना। तो आपको याद रखना है कि अगर ट्रायल बैलेंस ओपन नहीं होता, एग्री नहीं करता मतलब ट्रायल बैलेंस के जो डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल है वो बराबर नहीं आता है, तो दोनों को बैलेंस करने के ट्रायल बैलेंस क्या होती है, वहाँ पे हम सस्पेंस अकाउंट को ओपन कर जिस साइड शॉर्टफॉल आएगा हम उस साइड सस्पेंस अकाउंट को ओपन कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सर, बैलेंस शीट शोज, बैलेंस शीट क्या शो करती है। तो आप याद रखो सर, बैलेंस शीट भी हमारा क्या है, एक स्टेटमेंट है जो फाइनेंशियल पोजीशन को डिपेंड करता है। फाइनल अकाउंट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, फाइनल अकाउंट कंसिस्ट ऑफ योर ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग पीएल क्या डिपेंड करता है, आपने पहले ट्रेडिंग पीएल का क्वेश्चन देखा है, तो ट्रेडिंग पीएल टेल यू अबाउट द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस और लॉस सफर बाय द बिजनेस। प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में कौन बताता है, ट्रेडिंग पीएल। और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में कौन बताता है, हमको बैलेंस शीट बताती है। तो बैलेंस शीट क्या शो करती है, द फाइनेंशियल पोजीशन ऑन अ पर्टिकुलर डेट। एक पर्टिकुलर डेट पे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है हमको कौन बताता है, बैलेंस शीट बताती है। नाउ विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर शोन एज। देखो क्योंकि नाम ही आगे लग गया क्या, आउटस्टैंडिंग। और आपको याद रखना है कि
किसी भी एक्सपेंस के आगे अगर आउटस्टैंडिंग लग जाता तो तुम्हारी क्या बन जाएगा, वो हमारी बन जाएगी लायबिलिटी। बस आपको याद रखना है कि सब्सक्रिप्शन को छोड़ दीजिएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपकी लायबिलिटी नहीं है, वो हमेशा क्लब के पॉइंट क्या है, वो असेट माना जाता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। उसके अलावा किसी भी एक्सपेंस के आगे अगर क्या लग गया, आउटस्टैंडिंग लग गया, ठीक है, सब्सक्रिप्शन एक्सपेंस नहीं है, लेकिन अगर किसी एक्सपेंस के आगे आउटस्टैंडिंग लग गया तो बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा, वो बिजनेस के लिए लायबिलिटीज बन जाता है। नाउ बिगिन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ, होपफुली आपको याद होगा कि हम लोग डेप्रिसिएशन डिफाइन कैसे करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट्स ओवर इट्स इफेक्टिव लाइफ। और डेप्रिसिएशन चार्ज को करते हैं ताकि हमको असेट की जो करंट वैल्यू है ना वो पता चलती जाए। करंट वैल्यू मतलब असेट कितने का बचा हुआ, करंट वैल्यू नहीं, सॉरी, हम ये कह सकते हैं कि वो अभी असेट ईयर के एंड तक कितने का बचा हुआ है ना, वो पता चल पाए, इससे हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ व्हाट, वैल्यूएशन ऑफ असेट। ये आंसर तो है लेकिन पूरा आंसर नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट, ये भी आसान आंसर है, तो दोनों को मिला देंगे तो वहाँ क्या बन जाएगा, वैल्यूएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट। नाउ दिस इज द कंप्लीट आंसर दैट सर डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ असेट एज वेल एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स। ठीक है, होपफुली यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर है। बाकी क्वेश्चन हम आपसे कल के वीडियो में डिस्कस भी कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच।